नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 10 की जो नई बुक लगी है राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति, उसका हम पहला पार्ट पढ़ रहे थे, राजस्थान का ऐतिहासिक परिचय। और इससे पहले हम इस पार्ट को 11 भागों में पढ़ चुके हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखे, आई बटन में लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। आज हम पार्ट नंबर 12 लेके आए हैं। चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसलमेर का भाटी राजवंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। जैसलमेर का भाटी राजवंश स्वयं को चंद्रवंशीय यादवों से संबोधित करता है और ये अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। यानी जो जैसलमेर का भाटी राजवंश है, ये जो है अपने आप को क्या बताता है कि ये कहता है, अपने आप को बताता है चंद्रवंशी यादव है। और ये अपना संबंध किससे जोड़ते हैं? श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। विजयराज के शासनकाल से भाटियों का नियमित इतिहास मिलता है। यानी जो विजयराज है, उसके शासनकाल से भाटियों का जो नियमित इतिहास है वो मिलता है। विजयराज का पुत्र भोजवा व गौरियों के विरुद्ध लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ था। यानी विजयराज का पुत्र भोजवा व गौरियों के विरुद्ध लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। उसका उत्तराधिकारी था जैसल, जिसने जैसलमेर की नींव रखी थी। जैसलमेर के किले का इतिहास जो है 2.5 शाक्य के लिए प्रसिद्ध है। यानी यहाँ पर 2.5 शाक्य हुए थे। पहला शाक्य हुआ था जैसलमेर के शासक मूलराज के समय, जब अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। दूसरा शाखा रावल दुद्दा के समय, जब फिरोज शाह तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। तीसरा जो अर्ध शाखा है वो 1550 में हुआ था, जब जैसलमेर के शासक लूणकरण ने कंधार के शासक अमीर अली को शरण दी थी और अमीर अली ने विश्वासघात करते हुए लूणकरण पर आक्रमण कर किया था। लूणकरण अपने साथियों के साथ लड़ता हुआ मारा गया, किंतु अंतिम रूप से जो है भाटी विजय रहे, अतः जोर नहीं हुआ। ये घटना अर्ध शाखा कर देती है। यानी शाखा का मतलब है जहाँ जोहर और केसरिया दोनों होते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि लूणकरण केसरिया तो हुआ लेकिन जोहर नहीं हुआ, क्योंकि लूणकरण तो अपने साथी के साथ मार गया, लेकिन अंतिम रूप से भाटी जो है इसमें विजय हो जाते हैं। तो यहाँ पर जोहर नहीं हुआ, इसीलिए इसको कहा जाता है अर्धशाखा। इसलिए जैसलमेर के हैं 2.5 शाखे। अकबर के नागौर दरबार 1577 में हर्राय भाटी ने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। भाटी वंश का अंतिम शासक जवाहर सिंह था। तो ये है भाटी वंश का छोटा सा इतिहास। अब है भरतपुर का जाट राजवंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। देखो, जाट एक कृषक जाति है जिसका एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उत्थान औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। यानी जो जाट जो है ये कृषक जाति रही है, लेकिन राजनीतिक शक्ति के रूप में इनका उत्थान औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। 1669 में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने अपने नेता गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था। यानी 1669 में मथुरा के जो जाट हैं उन्होंने गोकुल के नेतृत्व में अपना विरोध किया, गोकुल को मार दिया गया। किंतु उसके द्वारा जो शुरू किया गया संघर्ष है वो राजा राम ने उसके बाद जारी रखा। 1668-88 में राजा राम की मृत्यु के बाद उसके भतीजे चूड़ामन ने जो है जाटों का नेतृत्व प्रदान किया। अब देखिए, चूड़ामन भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक कौन था? चूड़ामन था। चूड़ामन ने मथुरा एवं आगरा के मुगल इलाकों में धावा बोलकर मुगल शक्ति को झकझोर कर दिया। यानी जो मथुरा और आगरा के इलाके थे वहाँ पर मथुरा जो मुगल शक्ति उसको कमजोर किया। मुगल सम्राट ने कच्छवाड़ में बिशन सिंह को चूड़ामन दमन के लिए भेजा, पर उसे सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे चूड़ामन ने अपनी शक्ति प्राप्त की और थून नामक स्थान पर किला बनाकर अपना राज्य स्थापित किया। यानी थून नामक स्थान है, वहाँ पर अपना किला भी बनाया। उसके बाद उसका शासक है उसका उत्तराधिकारी था बदन सिंह। बदन सिंह जब जाट नेता चूड़ामन का उत्तराधिकारी था, जय सिंह ने इसे वृद्धराज की उपाधि व जागीरें भी प्रदान की थी। बदन सिंह ने जो डीग है उसको अपना निवास स्थान बताया और वहाँ पर एक सुंदर जल महल बनाया और बाग बगीचे भी लगाए। डीग के अतिरिक्त बदन सिंह ने कुम्हेर, भरतपुर और वेर में भी ऐसे दुर्गों का निर्माण करवाया था। बदन सिंह जो बहुत शांतिप्रिय शासक था, उसने जाट कछुआ मैत्री कर अपने राज्य का विस्तार किया और 1756 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आ जाते हैं महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल बदन सिंह का पुत्र और उत्तराधिकारी था। सूरजमल जो है महाराजा सूरजमल, इन्होंने भरतपुर में नींव गढ़ का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। इसने जयपुर के साथ मैत्री और सहयोग की नीति का अनुसरण किया। जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी के उत्तराधिकारी युद्ध होते हैं 1743 से 1750। उसमें इसने ईश्वरी सिंह का पक्ष लिया। 1760 में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों के पक्ष में लड़ने गया, मगर मराठा सेनानायक सदाशिवराव भाऊ के विहार से खिन्न होकर वापस भरतपुर आ जाता है। पानीपत की पराजय के बाद मराठों को सूरजमल ने शरण व सहायता भी दी। 1763 में रूहोलों के विरुद्ध युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई। इस युद्ध में सूरजमल का प्रतिद्वंदी नजीब खान था, जिसने सूरजमल की मृत्यु की पुख्ता पुष्टि होने पर विश्वास किया था। यह सूरजमल का शत्रुओं के मन में खौफ का एक बहुत बड़ा उदाहरण है।
महाराजा सूरजमल के बारे में लिखते हैं कि कलिका राजन कानूनगर ने लिखा है कि उसमें अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय न्याय स्वीकार करने अदम्य भावना भी विद्यमान थी। अब है करौली का यादव वंश। देखिए करौली का राजवंश जो है स्वयं के मथुरा की सूरसेन शाखा से संबंधित करते हुए अपना संबंध जो है श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। करौली के यादव वंश की स्थापना विजयपाल द्वारा की गई थी 1040 में। इसने बयाना यानी भरतपुर को क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाया और 1348 में अर्जुन पाल ने कल्याणपुर नगर बसाया जिसे वर्तमान में करौली कहा जाता है। धर्मपाल सेकंड ने 1650 में करौली को अपनी राजधानी बनाया और गोपाल पाल ने करौली में जो है मदन मोहन मंदिर का निर्माण भी करवाया। महाराजा हरबख्श पाल ने 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि कर इनकी अधीनता स्वीकार की थी। 1852 में नरसिंह पाल की मृत्यु बाद डलहौजी ने करौली का जो विलय है वो कंपनी राज्य में करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिफारिश की, लेकिन डायरेक्टर इसकी अनुमति नहीं दी और 1.5 वर्ष विचार के बाद मदन पाल जो है करौली के शासक बनाया गया। अगला शासक है परमार वंश। परमार का शाब्दिक अर्थ होता है शत्रु को मारने वाला। प्रारंभ में परमारों का जो शासन है वो आबू के आसपास क्षेत्र तक सीमित था। प्रतिहारों की शक्ति कम होने के बाद परमारों की जो राजनीतिक शक्ति है वो बढ़ती हुई, जैसे आबू के परमार। आबू के जो परमार है इनका संस्थापक धूमराज था, लेकिन इसकी वंशावली जो है उत्पल राज से प्रारंभ होती है। पड़ोसी होने के कारण आबू के परमारों का गुजरात के शासकों से लगातार संघर्ष चलता रहा। गुजरात के शासक मुगला सोलंकी से पराजित होने के बाद आबू के शासक धरणीवरा को राष्ट्रकूट धवल की शरण देनी पड़ी और कुछ समय धरणीवरा ने आबू पर पुनः अधिकार किया। विक्रमदेव का परपोत धारावर्ष आबू के परमाणु का शक्तिशाली शासक था। इसने जो है मोहम्मद गौरी के विरुद्ध जो है युद्ध में गुजरात की जो सेना है उसका सेनापतित्व किया। उसने सोलंकी की दीनता का जुआ उतार फेंका। उसने नाडोल के चौहानों से भी अच्छे संबंध किए। उसके पुत्र सोम सिंह शासनकाल में तेजपाल ने आबू के दिलवाड़गा में लूण बसी नामक नेमिनाथ जो का मंदिर बनवाया। 1311 में लगभग नाडोल के चौहान शासक जो रावलुम्बा है उसने परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर लिया और वहाँ चौहानों की जो प्रभु सत्ता है वो स्थापित करवा दी। तो देखिए ये है आज जो है हम इसके बाद इतना ही देखेंगे। कल हम देखेंगे मराठों का राजस्थान में प्रवेश, उसके बाद बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष, हुरडा सम्मेलन, ये सब जो है हम कल की वीडियो में देखें। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।